गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है? प्लीज जी कंफर्मेशन सर, दीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आवाज आ रहा है सर आपका, थैंक स्क्रीन यू। भी दिखाई दे रहा है सर। थैंक यू डियर। ओके, तो अगेन अपने सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। सेफ्टी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। सब्जेक्ट कोड है 28215। इसके हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए थे। अभी तीसरा यूनिट है प्लांट लेआउट डिजाइन एंड हाउसकीपिंग। अब आप सोचोगे कि प्लांट लेआउट डिजाइन एंड हाउसकीपिंग ये टॉपिक यहाँ पर क्यों ऐड किया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्लांट जब आप एस्टेब्लिश करते हो या फिर कमिश्निंग से पहले, कंस्ट्रक्शन से पहले, उसका एक प्लान बनाया जाता है कि किस तरीके से हमारी फैक्ट्री, हमारी इंडस्ट्री या हमारी कंस्ट्रक्शन साइट भी कह लो, ठीक है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे या किस तरीके से उसको बिल्ड करेंगे। ठीक है? अब ये हो गया ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसका बिल्डअप प्लान। नेक्स्ट स्टेज रहता है कि मान लो कि हमने फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट कर लिया, स्ट्रक्चर बिल्ड भी कर लिया। अब उसमें जो एक्टिविटी होने वाली है, उसमें जो प्रोसेस होने वाला है, ठीक है, जो ऑपरेशंस होने वाले हैं, ठीक, तो उसमें क्या रहेगा, मशीनरीज इन्वॉल्व रहेगी, इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे, मटेरियल इन्वॉल्व रहेगा और मैन पावर इन्वॉल्व रहेगी। अब ये सब जो भी प्रोसेस होने वाला है, इसका जो फ्लो है, चाहे वो मटेरियल का फ्लो है, चाहे फिर मैनुअल का मूवमेंट्स है, इक्विपमेंट्स का मूवमेंट है, मशीनरी का ऑपरेशंस है या फिर उसका इंस्टॉलेशन है, वो एप्रोप्रिएट तरीके से होना चाहिए और हमारा प्रोसेस एक सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसका एक लेआउट रेडी करते हैं जिसमें मैन पावर, मटेरियल, मशीनरी, इक्विपमेंट, ठीक है, इन सब का यहाँ पर क्या किया जाता है, एक कंसिडरेशन किया जाता है और फिर आपका जो भी प्रोसेस है, ऑपरेशंस है, उसका यहाँ पर कंसिडर करके फिर उसके बाद आप लेआउट तैयार करते हैं। अब जब हम प्लांट या फिर फैक्ट्री के लेआउट की बात करते हैं तो उसके लिए एज अ गाइडेंस के लिए हमारे पास कुछ इंडियन स्टैंडर्ड्स भी है। जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड 8091 जो कि 2018 में आया था और उसका रीअफर्मेशन यानी कि हम अमेंडमेंट कह सकते हैं, अपडेशन कह सकते हैं, 2023 में आया है। अब ये क्या है, तो इंडस्ट्रियल प्लांट लेआउट कोड ऑफ अ सेफ प्रैक्टिस। तो किस तरीके से आपको इसका नक्शा बनाना है, आपकी जो भी इंडस्ट्री है उसका, और सेफ प्रैक्टिस किस तरीके से करना है, ये यहाँ पर इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसका स्कोप वगैरह देख लीजिए, डिजाइन ऑफ सेफ्टी। अगर आप देखोगे इसमें कुछ रेफरेंस के लिए इंडियन स्टैंडर्ड दिए गए हैं, तो ये सारी चीजें। अब कौन से फैक्टर्स इसमें कंसिडर किए जाते हैं जब आप कोई भी प्लांट लेआउट तैयार करते हो, तो सबसे पहले कि न्यू साइट डेवलपमेंट और एडिशन टू द प्रीवियसली डेवलप साइट। हाँ, कभी कभी प्लांट का एक्सटेंशन भी होता है। कभी कभी कुछ यूनिट, कुछ शॉप या फिर कोई फैक्ट्री का शेड हो गया, तो उसको अगर एडिशंस करना है, एक्सटेंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको प्लांट लेआउट रेडी करना पड़ता है। तो फॉलोइंग फैक्टर्स आर टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द लेआउट। तो पहला फैक्टर है टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स टू बी प्रोड्यूस। तो कितना क्वांटिटी में और कौन से टाइप का आपका प्रोडक्ट्स यहाँ पर प्रोड्यूस करना है या फिर मैन्युफैक्चर करना है। उसके बाद आपका पॉसिबल फ्यूचर एक्सपेंशन क्या रह सकता है, इसको भी आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। प्लांट लेआउट ऐसा नहीं कि बस 1-2 साल का होराइजन रख के प्लानिंग करके आपको चलना है। आपको 5, 10, 25, 30 ईयर का लॉन्ग टर्म होराइजन लेके आपको प्लान करना पड़ेगा। देखो, उससे ज्यादा तो 20-30 साल से ज्यादा तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। ये सबको पता है कि क्या इक्विपमेंट रहेगा, क्या टेक्नोलॉजी रहेगी, वी नॉट श्योर। लेकिन आपको एटलीस्ट 10 से 20 साल का तो हॉराइजन रखना ही पड़ता है और तभी जो भी प्लांट लेआउट होगा वो फिजिबल रहेगा और जो भी आपके फ्यूचर एक्सपांशन रहेंगे आपके प्लांट के, वो उसमें फिट बैठेंगे और आपको आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट उसमें आता है ऑपरेशनल कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें कन्वीनियंस आए, ठीक है, और जो भी मटेरियल हो वो एक्सेसिबल हो। उसके बाद टाइप ऑफ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट कंट्रोल। कौन से टाइप के प्रोसेस आपके इंडस्ट्रीज में होने वाले हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर प्रोडक्ट कंट्रोल में आता है कि प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक, RM to FG जिसे हम कहते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट या फिर मटेरियल का मूवमेंट होगा वो सही तरीके से होना चाहिए। अगर कोई सेंसिटिव प्रोडक्ट है तो कंटेमिनेशन का भी चांसेस वहां पर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर सिंगल फ्लो में ये सारी चीजें हो जानी चाहिए।
ऐसा ना हो कि मूवमेंट में ही बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, स्टोरेज की दिक्कत आ रही है। तो ये सारी दिक्कतें जब आप प्लांट का लेआउट करते हो, डिजाइन करते हो, या फिर जिसे प्लानिंग भी कहा जाता है, तो प्लानिंग स्टेज में हम इसको आइडेंटिफाई करके फिर क्या कर सकते हैं, उसके एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर उसको मोस्ट इफिशिएंट वे में हम प्लान कर सकते हैं। देन इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूटिलिटीज एंड सर्विसेज। यस, यूटिलिटीज और सर्विसेज आपको यहाँ पर, जैसे कि आपका HVAC सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हो गया, उसके बाद फिर वाटर का सिस्टम हो गया, स्टीम आ गया, उसमें गैस आ गया, तो ये सारा क्या है, यूटिलिटी एंड बाकी के सर्विसेज। तो उसका भी सही से डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होना चाहिए। फिर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट हो गया, STP वगैरह, बहुत सारे यूटिलिटीज वगैरह रहता है इसमें, तो उसका भी सही से आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। और उससे रिलेटेड जो भी पाइपिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशंस है, ठीक है, उसका भी सही से इंस्टॉलेशन होना चाहिए। ये आपको पहले ही ध्यान में रखना पड़ेगा। और कोई भी चीज इंस्टॉलेशन से पहले आपको क्या करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है। तो प्लांट लेआउट तैयार करने का मकसद ही यही है कि आप सही से आगे का फ्यूचर पूरा प्रेडिक्ट करके उसको पेपर पर उतारिए। ठीक। देन टाइप ऑफ बिल्डिंग एंड बिल्डिंग कोड रिक्वायरमेंट। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। चलो हमने ये तो सब कर लिया, लेकिन हम जिस टाइप का बिल्डिंग बना रहे हैं, जनरली इंडस्ट्रियल प्लांट लेआउट की बात हो रही है, तो उसमें कौन सा हजार्ड्स है, कि हाई हजार्ड है, लो हजार्ड है, मीडियम हजार्ड है। देन फिर हम कौन सा इंडस्ट्री टाइप में फॉलो हो रहे हैं, क्या ये केमिकल इंडस्ट्री है, क्या प्लास्टिक इंडस्ट्री है, क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो उसके लीगल नॉर्म्स क्या कहते हैं। लीगल नॉर्म्स में आप नेशनल बिल्डिंग कोड उठा के ले लीजिए, या फिर जब आप इंडस्ट्री इंस्टॉल करते हो तो उस लोकल लॉ क्या कहता है, फिर नेशनल लॉ क्या कहता है, फिर एनवायरमेंटल लॉस क्या कहते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी रूल्स वगैरह है उसको भी आपको कंप्लाई करना पड़ता है। देन बिल्डिंग के बाय लॉज भी होते हैं, बिल्डिंग कोड की रिक्वायरमेंट भी होती है, फायर एक्ट की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे एक इंडस्ट्रीज पर बहुत सारे लॉज, स्टैंडर्ड्स, रूल्स एप्लीकेबल रहते हैं, या फिर रेगुलेशंस भी जिसे कहा जाता है। तो ये सब आप कंप्लाई करो, ठीक है, ये जानो पहले, एंड देन यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली, एंड देन यू बिल्ड दैट इंडस्ट्री, और जो भी प्लांट है उसके बाद आप बिल्ड करते हो। अब ये सब कोई एक आदमी नहीं करेगा, टीम रहेगी। अगेन, टीम को भी अगर कुछ एक्सपर्टाइज की जरूरत लगती है तो एडवोकेट्स रहते हैं, कंसल्टेंट्स रहते हैं, दे डू देयर वर्क। ओके। देन गाइडलाइन रिलेटेड टू द हेल्थ एंड सेफ्टी। यस, जब आप कोई भी इंडस्ट्री डालते हो, हेल्थ एंड सेफ्टी का बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, और उसके क्या गाइडलाइन है उसको भी हमें फुलफिल करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, कोई भी इंडस्ट्री अगर मैं बिल्ड कर रहा हूँ, उसमें हाई नॉइज लेवल है, तो उससे रिलेटेड मैं अभी प्लानिंग स्टेज में ही क्या कर सकता हूँ ताकि मेरा हाई नॉइज लेवल जो है वो इलिमिनेट हो जाए। हाई टेम्परेचर जनरेट होगा तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस मैं कर सकता हूँ। ठीक है, वाइब्रेशंस वगैरह है तो वहां पर मैं क्या प्रोविजंस कर सकता हूँ। तो ये सारे गाइडलाइन आपको यहाँ पर फुलफिल कर रहे हैं, देखने। बाकी के तो है, आप कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर वेस्ट डिस्पोजेबल प्रॉब्लम। हाँ, अब दो टाइप के वेस्ट है, एक तो हजार्डस एंड दूसरा है नॉन हजार्डस। बाकी उसमें कैटेगरी है सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड वगैरह जो भी है। ठीक। तो वेस्ट में आपको देखना है कि सिग्रीगेशन सही से हो, जहां पर भी मैं वेस्ट रख रहा हूँ, जो भी वेस्ट का स्टोरेज का साइट है मेरा, वो सेफ हो, या फिर आपके प्लांट से सही डिस्टेंस पर हो, आपके ही प्लॉट में हो, लेकिन वो सही एरियाज में होना चाहिए। उससे किसी भी एम्प्लॉय का, या फिर आपकी फैक्ट्री या प्लांट के अगल बगल के एनवायरमेंट में उसका इम्पैक्ट ना हो, इसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। थर्ड, कि जो भी वेस्ट डिस्पोजल का तरीका हो वो सही होना चाहिए, उससे किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अगर आप वेस्ट डिस्पोजल के लिए अगर किसी गवर्नमेंट ऑथराइज या लाइसेंस होल्डर पार्टी को हैंड ओवर करते हो, जनरली मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में वही होता है, क्योंकि दे आर ऑथराइज टू सेफली डिस्पोज द hazardous वेस्ट। तो उनसे सही पेपर वर्क, सही कम्युनिकेशन रखना चाहिए आपको, और जो भी इंफॉर्मेशन है आपको सही से वहां पर डालनी चाहिए। जैसे अगर आप महाराष्ट्र में देखोगे तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हजार्डस वेस्ट जब या फिर किसी भी टाइप का वेस्ट जब कोई भी इंडस्ट्री देती है, तो फॉर्म 10 ऑनलाइन उनके वेबसाइट पर जाके फिल करते हैं। अदर स्टेट का कौन सा फॉर्म नंबर है आई डोंट नो, जनरली रहता है उनके स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो ऑथराइज करते हैं किसी कंपनी को, या लाइसेंस होल्डर रहता है, तो फिर वो उनकी व्हीकल वहां पर प्लांट में लाके
फिर हमारा जो भी हजार्डस या नॉन हजार्डस वेस्ट है वो लेके जाते हैं और उसका एक पर्ची हमें देते हैं। जनरल फॉर्म 10 पर ही ये सारी इंफॉर्मेशन भरी जाती है, हम 2-3 बार वो चेक करते हैं विच इज इम्पोर्टेंट, ताकि जो भी एक्चुअल में मटेरियल हम दे रहे हैं या फिर वेस्ट उन्हें दे रहे हैं और जो पेपर में डाल रहे हैं वो टैली हो। नेक्स्ट, स्पेस अवेलेबल एंड स्पेस रिक्वायरमेंट। बहुत कह सकते हैं कि कॉमन भी है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। आपके पास लिमिटेड स्पेस है लेकिन आपको स्पेस की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो जनरली क्या किया जाता है कि फ्लोर्स बढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो सही लेआउट करके आप कम जगह में अच्छे तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हो, अच्छे तरीके से आप लेआउट कर सकते हो और इफिशिएंटली सारी चीजें हो सके। तो आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि बॉस मुझे कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से ही जनरली कोई भी इंडस्ट्री एक तो प्लॉट या फिर जो भी लैंड एरिया है तो उसे वो लीज पर लेती है या फिर खरीद लेती है। तो जब आप कोई भी लैंड खरीदने जाते हो, चाहे आपके घर के लिए ले लो, ठीक है, तो आपको पता है कि मान लो कि मेरे घर में अगर 4 मेंबर है और मुझे मान लो कि घर खरीदना है, तो आप ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि मुझे 2 बेडरूम चाहिए। ठीक है, तो 2 बेडरूम, एक हॉल, एक किचन हो गया, इनफ है। मान लो कि कोई गेस्ट आते हैं तो हम वी कैन अकोमोडेट देम इन द हॉल आल्सो, राइट। अगर किसी का जॉइंट फैमिली है, बड़ा फैमिली, तो वो तो 2 बेडरूम में तो नहीं समाएगा, तो उसके लिए ज्यादा बेडरूम्स की जरूरत है। तो आप समझ रहे हो, इस तरीके से यहाँ पर स्पेस रिक्वायरमेंट का और स्पेस अवेलेबिलिटी का ये हम कह सकते हैं कि इक्वेशन आपको कंसीडर करना पड़ेगा। जब आप स्पेस अवेलेबिलिटी का या फिर स्पेस रिक्वायरमेंट का जब कैलकुलेशन करते हो या फिर एस्टिमेट निकालते हो, जनरल कैलकुलेट तो क्या, एस्टिमेट ही निकालना पड़ेगा, तो आपको मशीनरी का साइज, रॉ मटेरियल का साइज, उसका स्टोरेज, उसका वॉल्यूम, मैन पावर, मटेरियल मूवमेंट, फिर गैंगवेज का कैलकुलेशन, ये सब आपको करना पड़ेगा। और अगेन लास्ट में आप एग्जैक्ट फिगर तो नहीं दे सकते, लेकिन आप उसका एक एस्टिमेट देते हो कि मुझे इतना लैंड चाहिए सो दैट आई कैन अकोमोडेट एवरीथिंग, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज एरिया, इंक्लूडिंग स्टोरेज एरिया, वेस्ट डिस्पोजल थिंग्स या फिर वेस्ट स्टोरेज एरिया, एंड फ्यूचर इस एक्सपांशन के लिए आपके पास लैंड भी अवेलेबल होनी चाहिए। आप समझ रहे हो। देन आपको उसके अलावा ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे कि वाटर सप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गया, देन रोड अवेलेबिलिटी यानी कि ट्रांसपोर्ट का अवेलेबिलिटी, ये भी आपको देखना पड़ेगा। यस, आगे है ही वो पॉइंट, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट एंड रोड एंड रेल रोड जो भी है। मान लो कि अगर कोई बड़ा थर्मल प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, तो उसके लिए तो रेल रोड का अवेलेबिलिटी चाहिए सबसे पहले। तो वाई, कोल का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा वहां पर उसके प्लांट में, तो वहां पर आपको रेल रोड का रिक्वायरमेंट लगेगा। अब कोई दूसरी टाइप की फैक्ट्री है तो उनको रेल रोड की जरूरत नहीं है, तो फिर वो रोड से भी काम चला लेगा। तो जो भी लैंड अवेलेबिलिटी है या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है प्लांट लेआउट के हिसाब से, ये सारा आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अब इसमें किसी को कोई डाउट है या किसी को कुछ ऐड करना है तो प्लीज आप यू कैन ऐड एनीथिंग। अच्छा, अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं थोड़ा सा। लेक्चर के पहले मैंने आपको लास्ट क्लास का यूट्यूब का लिंक डाला है। दूसरा, मैंने सारे यूनिट टेस्ट आपको डाल दिए हैं व्हाट्सएप पर, 1 2 3 4। अब आपको कुछ यूनिट टेस्ट में क्वेश्चंस रिपीटेटिव लगेंगे लेकिन वो अगेन अगेन आपको लिखने ही है। ठीक है। तीसरा, मैंने आपको एक अमेज़न का एक लिंक भी डाला है। जो लोग महाराष्ट्र में नहीं है वो स्टेशनरी शॉप से मान लो कि मराठी वर्जन आपको नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको उस लिंक पर से वो मंगा लीजिए। अब कितने चाहिए, मैंने आपको बोला था कि 24 जो पीसेस है वो चाहिए, 24 यूनिट्स आपको वहां पर चाहिए। तो कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी ऑर्डर भी कर दिया है, मुझे व्हाट्सएप पर डाल दे के सर वी हैव ऑर्डर्ड इट। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करके सबमिट करना है कॉलेज का। आप कुरियर भी कर सकते हैं या फिर जब आप एग्जाम के लिए आए हुए तब आप ये सबमिट करना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट और यूनिट टेस्ट के बगैर आपको हॉल टिकट नहीं मिलेगा, ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत सारे लोगों ने सबमिट कर दिया है, कुछ ही लोग हैं, ओनली फ्यू लोग जिन्होंने अभी तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है। ठीक है, तो मैं अभी रिपीट करूंगा कि आपको या जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये नहीं किया है प्रोजेक्ट रिपोर्ट और यूनिट टेस्ट, उनको हॉल टिकट नहीं मिलेगा, ये याद रखना। अच्छा, अब यूनिट टेस्ट के सर बारे में किसी को कुछ मेरा डाउट है एक तो यू कैन क्वेश्चन था। आस्क। हाँ हाँ, बोलिए।
सर ये अभी जो आंसर शीट भेजे हैं इसको सबमिट करना है क्या? हाँ, इसको आप खरीदिए पहले यूनिट टेस्ट को, जो भी आंसर शीट है, तो उस पर वो सॉल्व कीजिए यूनिट टेस्ट, देन उसके बाद सबमिट कीजिए। अगर आपको तो कुछ एक डाउट है तो उसका पीडीएफ बना के मुझे या फिर फोटो निकाल के भेजिए कि सर दिस इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, आंसर के बारे में मत पूछिए कि आंसर राइट है रॉन्ग है, वो आप ही देखिए, लेकिन ये सही तरीके से भरा है या नहीं ये आप देख लीजिए। हाँ बोलिए। और तो एक ही लेकर के करना है ना, एक जैसे ऑनलाइन परचेस करके और फिर उसको फिल करके आपको पीडीएफ में शो करना है? पीडीएफ में शो नहीं करना है हम्म। आपको, कॉलेज में वो सबमिट करना है। यूनिट टेस्ट आप पीडीएफ में सबमिट करते हो क्या स्कूल पर? नहीं, आप क्या करते हो, कॉलेज में हार्ड कॉपी वो लाके हार्ड देते हो। कॉपी से। हाँ, हार्ड कॉपी ही चाहिए मुझे। ठीक है। तो एक ही करना है ना सर? क्या क्या? मतलब जो सर सीट भेजे हैं उसी को केवल एक ही पेपर ना, उसी को सॉल्व करके जो भी आंसर है दे करके उसको कॉलेज में सबमिट करना है जब एग्जाम देने आएंगे तो? करेक्ट करेक्ट। सर गुड सर इवनिंग एक सर। चीज था और। एक एक करके पूछिए। हाँ, सर सर एक चीज एग्जाम था। का रुकिए रुकिए, सर नीतीश जी बोलिए, नीतीश जी बोलिए आप। सर ये बोल रहा था ना, एग्जाम का शेड्यूल आ गया, कब से कब तक है? ये प्लीज आप बार बार सवाल मत पूछिए, मैंने बहुत बार बोला है आपको कि टाइम टेबल नहीं आया है। मैंने आपको कहा है कि ये देखिए कि आपका जो फाइनल एग्जाम होगा वो 23 अप्रैल से लेकर 17 मई तक होगा। अब टाइम अच्छा टेबल 3 हफ्ते पहले आता है, जिस दिन आएगा सेम डे में आपको टाइम टेबल भेज दूंगा, ये शेड्यूल है। अच्छा। तो आपका एग्जाम मई मंथ में होगा। अभी क्लियर है? ठीक है सर। और मैं आप सभी को बोलता हूँ कि जो भी दोस्त है आप रेगुलरली क्लास को ज्वाइन कीजिए। मैं 5 मिनट पहले शार्प लिंक भेज देता हूँ, आप 8 बजे ज्वाइन हो जाइए। सर आप मोस्टली जो भी लो स्टूडेंट्स है वो टाइम पर ज्वाइन होते हैं, कुछ इमरजेंसी के वक्त या फिर अर्जेंसी के वक्त ज्वाइन नहीं हो पाता है, तो आप प्रीवियस क्लास देखिए ताकि आपको पता चले कि व्हाट हैपेंड इन द लास्ट क्लास। ओके। यस, और कोई नीतीश जी, और कोई सवाल है? मुक्तानंद जी। मुक्तानंद जी बोलिए, आपने रिजाइन किया है। ओके, रवि, रवि सर मेरा भूषण। ये कहना था जो हमने जी आपने जो यूनिट टेस्ट का जो भेजा है ना सर, हाँ, उसमें पीडीएफ खोलने पे 5-5 पेज है, तो मतलब पांचों जो पेज है उनको सब 6-6 क्वेश्चन है, इसमें 5 है तो सारे लिखने हैं क्या? सारे लिखने। मतलब एक टेस्ट में अपना 5 पीडीएफ ये पेज है, तो पांचों पेज का जो जो क्वेश्चन है जिसमें 5 है 6 है उसको हाँ, लिखना है ना? सब सब वहां पर मैंने नोट भी डाला है कि आंसरिंग ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ठीक है, तो तो उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक सर। ओके, मनोहर सर कुमार। एक और क्वेश्चन था सर अपना। हाँ जैसे जैसे अपने आंसर शीट हम लोग उसको ऑर्डर करके मंगाएगा, लेकिन हाँ। जो यूनिट वन टेस्ट का है, जो इसमें हम्म 5 पेजेस है, तो हम्म। पांचों जो अपना बनेगा ना उसका अलग 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 बनेगा ना? अलग ठीक अलग है सर। बनेगा। ओके। हाँ, मनोहर जी। बबलू जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? जी सर वही अभी जो इन्होंने पूछा ना वही मैं अभी क्लियर करना चाहता था। जैसे हेलो। यूनिट टेस्ट का 5 पेज का क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, तो 5 आपको हेलो। आंसर शीट लगेंगे उसको सॉल्व जी करने के लिए, 5 आंसर शीट। ठीक है, जितने सब्जेक्ट उतने आंसर शीट। जी सर। ये क्वेश्चन, ये थंबलाइन याद रखना, जितने क्वेश्चन जितने सब्जेक्ट उतने आंसर शीट, जितने सब्जेक्ट उतने आंसर शीट। अभी क्लियर है? ओके सर। जी सर सबका अलग अलग कोड वगैरह सब रहेगा ना, सब्जेक्ट कोड? सब सब्जेक्ट कोड तो अलग ही है ना सबका। सब्जेक्ट कोड भी जी जी। लिखा हुआ है वहां पर, आप देखिए क्वेश्चन हाँ हाँ पेपर। लिखा लिखा हुआ है। मनोहर जी बोलिए। हाँ सर, जैसे आपने जो सर लिंक भेजा है सर वो अमेजोन का, वो सर इंडिया का है सर, लेकिन मैं अच्छा, सऊदी अरब में हूँ सर, तो यहाँ का लिंक सर मिल सकता है ताकि मैं यहाँ परचेज करके मैं पूरा आंसर शीट अपनी तरफ से रेडी करूँ, जब एग्जाम का डेट आए तो मैं जा करके फिर सबमिट करके एग्जाम दे दूँ। ओके। मनोहर जी, नहीं, मैं मेरे पास नहीं है वहाँ का लिंक। अगर आई थिंक वहाँ पर अवेलेबल भी नहीं रहेगा वो,
और खामखा आपके लिए महंगा भी पड़ेगा। आप जो भी अब्रॉड में स्टूडेंट्स हैं वो ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड में वो देख सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, पप्पू थैंक जी यू। बोलिए। हाँ पप्पू जी बोलिए। सर गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग डियर। सर वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वही है ना जो आपने 133 पेज का भेजा था, जो हम लोग ने उसको किया? आप लोगों ने किया मतलब मैं समझा नहीं। नहीं सर, आपने है प्रोजेक्ट रिपोर्ट वही भेजा था ना, इसके पहले 133 पेज का था, जो बोले थे आप कहीं भी बनवा के या फिर आप अपने आप से बना के कॉलेज में सबमिट करने के लिए, वही है ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट? हाँ हाँ वही है। हाँ वही। वही है हाँ मतलब वो सैंपल के लिए भेजा है आपने अभी तक मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, एक हाँ, सेकंड पप्पू रुकिए। कुमार रजक सर। हाँ हाँ, अरे आपने तो शायद मुझे ये किया है ना, आपको हाँ 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 हाँ, बनवाने के लिए किया है आपका सर। इंफॉर्मेशन मैंने फॉरवर्ड भी किया है उसको, ठीक है। हाँ हाँ, किया है, किया है। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स बनवा के ले रहे हैं, कुछ आई थिंक थोड़े ही स्टूडेंट है जो जिन्होंने मुझे सेंड किया है। अच्छी बात है। लेकिन क्या करें, अभी मजबूरी है, कुछ लोग अब्रॉड है, कुछ लोगों को कंस्ट्रक्शन में है, टाइम नहीं मिल रहा है। खैर नो प्रॉब्लम। यस, और कोई क्वेश्चन है पप्पू जी या फिर शुड सर आई मूव ऑन? OHC सेंटर के बारे में सर कुछ बताइए ना। OHC सेंटर, यस सर। देखिए हर एक स्टेट का रूल, अच्छा मैं बाद में डिस्कस करता हूँ उसके बारे में। राजेश जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये यूनिट 1 में टोटल 30 क्वेश्चन है सर, तो सबका यूनिट आंसर टेस्ट देना है में, ना सर? हाँ यूनिट 1 में सर। हाँ सबका आंसर देना है। ओके सर, तो सबका 30 क्वेश्चन है सर, 30 पेज चाहिए ना एक यूनिट के लिए? 30 पेज नहीं चाहिए, मैंने क्या बोला आपको कि जितने सब्जेक्ट उतने आंसर शीट ओके सर। खरीदने, बराबर है। ओके सर। हाँ, हाँ जितने हाँ। सब्जेक्ट उतने आंसर शीट, क्लियर है अभी? हाँ, हाँ सर। अभी यूनिट टेस्ट 1 में कितने सब्जेक्ट है? 5। तो आप 5 कितने सर। ठीक सर। हाँ, यूनिट टेस्ट 1 के हो गए 5, तो कितने सब आंसर शीट खरीदोगे आप? 5, बराबर है। 5। अब हर एक यस सर। सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आंसर शीट लगेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आंसर शीट रहेगा। आप एक यस आंसर सर। शीट में 2 सब्जेक्ट देते हो क्या? आपने बोर्ड का पेपर दिया है 10वीं का, एक सब्जेक्ट के लिए एक पेपर रहता है ना, आंसर शीट यस सर। या आंसर हाँ बुक सर। जो हाँ भी बोलते हो आप आपके स्टेट में, ठीक है, एक ही रहता है ना। हाँ। दो दो यस सब्जेक्ट सर। एक में हम नहीं मिलाते, बराबर है। मुझे ऐसा लग यस रहा है सर। कि यार मैं एक स्कूल स्टूडेंट को समझा रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, तो अभी क्लियर है। एक्चुअली यस ये सर। ऑनलाइन की वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा है शायद, अगर ऑफलाइन होता तो मैं आपको दिखा भी देता यार, 2 मिनट की बात थी वो। खैर ठीक है, तो जितने सब्जेक्ट उतने आंसर शीट। अब सब क्वेश्चंस आपको कंपलसरी अटेंड करने हैं, ये मैंने आंसर शीट में भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर पर भी लिखा हुआ है। दूसरा, क्वेश्चन पेपर पर जो भी डेट डाला है एग्जैक्ट डेट वहां पर आना चाहिए। यस सर। सर ये हाँ, आंसर शीट सर नासिक में भी मिल जाएगा सर? नासिक में भी मिलता है, महाराष्ट्र की किसी भी स्टेशनरी में मिल जाएगा ये। ओके सर। हाँ, अच्छा और किसी को कोई डाउट है तो बताइए। हाँ सर सर, वो सारे मेरा एक डाउट है सर। सर टोटल इसमें 17 पेज दिखा रहा है, हाँ बराबर तो है, 17 17 बुकलेट का पेज, जरूरत पड़ेगा ना हम लोगों को? एग्जैक्टली 17 बुकलेट का जरूरत पड़ेगा। ओके सर। सब मिला के 17 पेजेस है क्या? देखो मैंने काउंट नहीं किया है, तो जितना भी है चारों यूनिट जी टेस्ट जी का मैंने शेयर कर दिया है भाई, आप देखो हर जी, एक सब्जेक्ट के लिए यूनिट अलग 1 में अलग। 5 पेज, यूनिट 2 में भी 5 पेज, और हाँ यूनिट 3 में है 5 पेज, और 4 हाँ में 2 पेज। ठीक है, मतलब 17 हो गए, तो 17 बुकलेट तो चाहिए, 17 जी आंसर बुक चाहिए मुझे, ठीक है। जी। ओके सर। हाँ, और सारे क्वेश्चन कंपलसरी करना है आपको। दीपक जी बोलिए। सर मैं वही आपसे पूछ रहा था कि जो जो आपने लिंक भेजा है उसके अंदर एक 24 वाला जो है वही वाला उस परचेस करना है ना, उसमें 24 में तो सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे उसमें लिखने के क्लियर हो बाद। जाएंगे, उल्टा बचेंगे आपको तो अच्छी बात है, रहने हाँ दीजिए। तो 24 वाला ही मंगा लेते हैं मैं सर, है ना? 24 वाला मंगा लीजिए आप, 24 यूनिट रहेगा आपके पास, 24 आंसर बुक तो रहेंगे आपके पास। लेकिन लेकिन मैंने वो लिंक खोला तो मुझे 25 पैक का दिखा रहा था एक बंडल। देखो यार जो भी है, मुझे 17 चाहिए, आप 25 का दिखाओ 24 का दिखाओ, आई डोंट नो, ओके। ठीक है। एक और ओके सर। हाँ देखो,
और बताइए पप्पू जी, बोलिए क्या डाउट है, किसी को कुछ डाउट है क्या अभी आंसर शीट के बारे में? यस सर, मुझे डाउट। ठीक है, जो भी डाउट है आप अभी पूछ लीजिए, मैं ओएचसी पर मूव कर रहा हूँ अभी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर जो भी है। ये जो सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस है सर, वो आंसर हाँ शीट में कैसे लिखा जाएगा? उसमें तो ब्लॉक करके वगैरह दिया हुआ आंसर शीट में। देखिए, वो फर्स्ट पेज है डियर, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो अगर आप देखोगे ना तो उसमें सेकंड पेज भी है उसका। अच्छा। बाकी का सेकंड पेज में क्या रहता है, ऐसा लाइनिंग वगैरह रहता है। रुको, ओके ओके। आप कैसे समझाओ आपको, रुकिए। नहीं, मैं समझ गया, मतलब वो जो आपने भेजा है वो फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज है वो, ठीक है। तो फिर उसके उसके बाद उसमें आंसर लिखने का जगह देगा। हाँ, ऑब्वियसली देगा ना। वो 12, ओके सर, अगर आप देखोगे ना वहां पर वो दिखा। वो फ्रंट पेज के बाद नॉर्मल जैसे नोटबुक आता है ना, सेम वैसे ही हाँ, रहेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वैसा रहता है। आपने वो 10वीं का पेपर दिया है ना, तो उसमें कैसा फर्स्ट इस पर आपका सब लिखते थे आप, और बाकी के पेज पर आंसर लिखते थे, सेम उसी तरीके का है गाइस। ये दिख रहा है अभी? ये इस तरीके से सेकंड पेज, थर्ड पेज, बाकी के सारे पेजेस आएंगे। स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? हाँ, ये इस तरीके का हाँ सर, लाइनिंग देख आएगा रहे हैं। बाकी के पेजेस में। ये आपको फिर करना पड़ेगा। अभी क्लियर है? वो कहाँ गया अमेज़न वाला यस सर, क्लियर है। लिंक? और बताइए क्या डाउट है। ये फर्स्ट पेज है, और आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 12 पेजेस लिखा है। देखो बॉटम में देखिए आप, 12 पेजेस लिखा है। इमेज न्यू टैब, रुकिए। यहाँ पर दिख रहा है क्या 12 पेजेस, 5 रुपए, 12 पेजेस आंसर बुक, ठीक है। अभी क्लियर है? तो इसमें कितने पेजेस है? 12 पेजेस है लिखने के लिए। आई होप कि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अभी किसी का डाउट था कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर के बारे में जरा बताइए हमें। देखिए, अलग है लेकिन मोस्टली वो सेम ही रहता है, क्योंकि डीजी फासली ने वो रूल्स क्रिएट किए रहते हैं, थोड़े बहुत आगे पीछे होते हैं। आवाज आ रहा है ना मेरा? सर आ रहा है। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? ठीक है, तो मैं एक शॉर्ट में Yes, आपको sir. बता दूं कि अगर आप किसी भी इसका ये पढ़ोगे ना फैक्ट्री रूल्स, तो उसमें दिया हुआ है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर, अगर आपके इंडस्ट्रीज में 500 से ज्यादा लोग अगर एम्प्लॉयड है तो वहां पर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर रहना कंपलसरी। अब ये महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं, अदर स्टेट का रूल्स मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि उन्होंने कितना थ्रेशोल्ड रखा है या फिर कितना ये चाहिए। यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर का है क्या? ओएचसी का मतलब ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर। यस, ये देखिए यहाँ पर रूल नंबर 73B करके लिखा हुआ है, 73W, डब्ल्यू में ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर है, ठीक है। तो उसकी बात करेंगे हम। 73W, 73L, LMNOPQRSTW, रुकिए जरा, NOPQRSTW, ये देखिए दिख रहा है आपको? इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फैक्ट्री। अब ये जो पीडीएफ मैंने ओपन किया है 210 पेज का, ये महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल्स 1963 है, ठीक है। तो उसमें रोल नंबर 73W ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर के बारे में दिया गया है। अब मैं इसे रूल नंबर 73 क्यों कह रहा हूँ, 73W, मैं इसे सेक्शन 73W क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये रूल्स है। अगर ये फैक्ट्री एक्ट में लिखा हुआ रहता तो मैं इसे ऐसे पढ़ता कि सेक्शन नंबर 73W,
तो आपको पता है इस तरीके से पढ़ा जाता है या फिर इस तरीके से आप ड्राफ्टिंग करते हो। नेक्स्ट, इन रिस्पेक्ट टू एनी फैक्ट्री कैरिंग आउट hazardous process there shall be provided and maintain good order of occupational health center with the service and facility as per scale laid down here under। ठीक है, जहां पर भी hazardous process होती है वहां पर आपको occupational health center चाहिए, मतलब चाहिए। hazardous process का जो लिस्ट है वो सब फैक्ट्री एक्ट में शेड्यूल 1 में दिया हुआ है। आई थिंक शेड्यूल 1 में ही दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए hazardous process किसे कहा जाता है। अब ए, फॉर फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग अप टू 50 वर्कर, ऐसी फैक्ट्री जिसमें hazardous प्रोसेस होती है और जिसमें 50 से कम वर्कर एम्प्लॉय है। द सर्विसेज फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर ऑन रिटेनरशिप बेसिस, रिटेनरशिप मतलब नीड बेसिस की, जब आपको जरूरत है तब फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर को आप बुला सकते हो। इन हिज क्लिनिक टू बी नोटिफाइड बाय, ही विल कैरी आउट प्री एम्प्लॉयमेंट पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह वगैरह। A minimum 5% train in first aid procedure amongst whom at least one shall always be available during working period। ये किसकी बात हो रही है यहाँ पर? 50 वर्कर से कम की बात हो रही है। बहुत बड़ा है ये। फुल्ली इक्विप फर्स्ट एड बॉक्स, आप समझ रहे हो? तो ये सब पढ़ लीजिए, आपको ये सब दिया हुआ है। दूसरा, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए ये भी दिया हुआ है वहां पर। ठीक है, सर स्क्रीन अगर शेयर कीजिए। स्क्रीन ऑलरेडी शेयर है, सर दिखाई नहीं नहीं दे रहा दिख आपको? नहीं सर। दिख रहा है ना? दिख रहा है एक सर। सेकंड, दिख रहा है मुझे ना नहीं दिख स्क्रीन? रहा है सर। दिख रहा है, दिख रहा एक सेकंड। हाँ सर देख रहा था। अभी कभी भी नहीं दिख स्क्रीन रहा है सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर स्क्रीन आपका, सर गायब हो गया पेज। हाँ एक सेकंड, मैं स्टॉप कर तो वापस शेयर करता हूँ, ठीक है? अभी दिखाई दे रहा है सभी को? यस यस सर। सर। मुझे लग रहा है रिकनेक्ट असलम, करना पड़ेगा सर। हाँ आप रिकनेक्ट कीजिए। ठीक, अच्छा, ये मैंने जो भी आपको दिखा ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर के बारे में है कि क्या क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें दोस्तों लिखा हुआ है, बहुत डिटेल आप पढ़िए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इससे मिलेंगी। पप्पू जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? सर ओएससी सेंटर का तो हो गया सर, एक बार वो का थोड़ा बताइए सर। क्या क्या? कापा सर, सीएपीए कापा? मतलब कोई भी गाइस एक्टिविटी का कापा, कापा कैसे वो कर देंगे सर? हाँ ठीक है, सर। कापा के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम यूनिट 3 हम खत्म कर लेते हैं, किसी और दिन कापा के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन जो भी है आपका, उसके बारे में आगे ठीक है डिस्कस करेंगे। और मैं आप सभी को यहाँ पर मोटिवेट करूंगा कि आप ये सारा चीजें खुद भी ये कीजिए, ढूंढिए, इसके बारे में रिसर्च कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे रेफरेंस आपको मिल जाएंगे। और मैंने टेलीग्राम पर भी बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप देखे हैं कि जहाँ पर आप क्वेश्चन डालोगे कि आंसर आपको फटाफट मिल जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप भी ऐसे है कि जहाँ पर आपको गाइडलाइंस दी जाती है एक्सपर्ट के तरफ से। और टेलीग्राम की खासियत एक ऐसा है कि बहुत बड़े बड़े बुक वहाँ पर पीडीएफ के तौर पर आपको मिल जाते हैं। एनएपीए का स्टैंडर्ड हो गया, आईएसओ का स्टैंडर्ड हो गया। देखो एक्चुअली ये सही बताओ तो ये परचेस करके ही हमें खरीदने चाहिए, लेकिन वहां पर अगर मौजूद है हर एक स्टैंडर्ड तो वी कैन नॉट अफोर्ड। जैसे कि मैं हूँ पर्सनली, तो हर एक स्टैंडर्ड जो कि 5-5, 10-10 हजार रुपए का है, कुछ यूएस डॉलर का है, यूरो में है, कुछ बुक्स तो 9-9 हजार पेजेस है उनके, तो आई कैन नॉट अफोर्ड एट पर्सनल लेवल। तो मैं रिसर्च के लिए वहीं से ही बहुत सारी चीजें डाउनलोड कर लेता हूँ और लेटेस्ट में अवेलेबल है। ठीक, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप देखिए, लेकिन अगर अवेलेबल है देन यू कैन अवेल इट। आप पढ़िए वहां पर डाल के, आप कापा भी डालोगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर आ जाएंगे, नॉट ओनली टेलीग्राम, लेकिन आप नेट पर भी सर्च कर सकते हो, उसके बारे में पढ़िए। लेकिन हाँ, उसको कंपाइल करके एक लेक्चर में हम डिस्कस की करूंगा मैं, आप मुझे याद दिलाइए, क्योंकि ये सिलेबस खत्म होने के बाद हम जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लगते हैं उस पर एक व्हाट्सएप आपसे मंगाऊंगा मैं सजेशन, उस पर हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। यस यस, मनोहर जी बोलिए। ठीक है,
तो फिर कंटिन्यू करते हैं। अभी आगे हमारे सिलेबस में देखेंगे क्या है सेफ्टी एंड गुड हाउसकीपिंग। प्लांट लेआउट डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि इसके बेसिस पर ही आपको अप्रूवल मिलेगा। क्योंकि जब तक आपको प्लान का अप्रूवल नहीं मिलता है फैक्ट्री इंस्पेक्टर या फिर एमपीसीबीए के तरफ से या फिर अदर कोई भी अथॉरिटी उनकी तरफ से, तो आप ये नहीं करोगे, मतलब आप प्लांट कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाओगे। आप समझ रहे हो ना? तो आपको इनिशिएट करने के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन है आपका कमेंसमेंट करने के लिए, जिसे सीसी कहा जाता है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, जो भी टाउन प्लानिंग या फिर एमआईडीसी की तरफ से या फिर किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से, जब तक आपको सीसी नहीं मिलता आप फैक्ट्री कमेंसमेंट या फिर आपका काम स्टार्ट नहीं कर सकते। काम इन द सेंस कि आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो? तो इसके लिए आपको अप्रोप्रिएट प्लान, एनओसीज आपको लेना पड़ेगा, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने पड़ेंगे, फिर ये सारी चीजें उसमें होती है। जितना ज्यादा हजार्डस प्लांट, जितना ज्यादा बड़ा एरिया, उतना ज्यादा आपको यहाँ पर अप्रूवल्स लगते हैं उसके लिए। ठीक है। देन सेफ्टी एंड गुड हाउसकीपिंग, जैसे कि डिस्पोजल हो गया स्क्रैप का, अदर ट्रेड वेस्ट। ट्रेड वेस्ट में वही आता है कि जो भी आप ऑपरेशंस करते हो फैक्ट्री का वेस्ट, उसे ट्रेड वेस्ट ही कहा जाता है। फिर केमिकल वगैरह हो गया तो उसका केमिकल्स, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट्स, लिक्विड्स, ये सारी चीजें, तो उसका स्पिलेज के लिए प्रिवेंशन किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीजें उसमें आ जाता है। अगर स्पिल भी हो जाए तो स्पिल कंट्रोल के लिए आप क्या करते हो, फिर आपके पास किट है और उसमें ग्लोव्स वगैरह रखा हुआ आता है, सक्शंस के लिए बहुत सारी चीजें रहती है। स्पिल कंट्रोल किट में बैग्स वगैरह भी रहते हैं, रोल्स रहते हैं बहुत सारे। तो ये लोगों को किस तरीके से यूज किया जाता है ये भी आपको बताना है, करके दिखाना है। देन मार्किंग ऑफ आयल स्पेस अदर लोकेशन, जैसे कि गैंगवे वगैरह हो गया तो उसका मार्किंग वगैरह हो गया, येलो टेप के तरफ से हम करते हैं। ठीक है, ताकि वो विजिबिलिटी और भी बढ़ जाए। तो ये गुड हाउसकीपिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर एक चीज है उसमें। यूज ऑफ कलर एज एन एड फॉर अ गुड हाउसकीपिंग। देखो, गुड हाउसकीपिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप चकाचक रखिए, क्लीन रखिए, ऐसा नहीं है। गुड हाउसकीपिंग आपके एफिशिएंसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना अच्छा हाउसकीपिंग रहेगा उतना अच्छा आपका वर्किंग एनवायरनमेंट रहेगा, वर्किंग एटमॉस्फेयर रहेगा। आपको या फिर आपके वर्कर को, एम्प्लॉयज को काम करने के लिए बहुत अच्छा वहां पर माइंड भी फ्रेश रहता है, अच्छा लगता है, आप जल्दी नहीं थकते हो। आप समझ रहे हो? तो ये हाउसकीपिंग है। अगर आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस पर क्लटर रहेगा या फिर आपके घर में ले लो बहुत ज्यादा क्लटर रहेगा, आपको अच्छा महसूस नहीं होगा वहां पर। हमारा माइंड अच्छी चीजों को देखने के बाद अच्छा महसूस करता है। एग्जाम्पल दूं, अगर आप किसी पहाड़ी पर चले गए, अगर बहुत अच्छा नजारा है तो वहां पर आप फ्रीडम महसूस करते हो, वहां पर आप बहुत अच्छा महसूस करते हो। वाई? क्योंकि आप बहुत सुंदर चीज देखते हो। आप समझ, अगर आपका घर साफ सुथरा, गुड हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस अगर अडॉप्ट करता है, क्लीन रहता है, तो आपको भी वहां पर अच्छा महसूस होगा। और जब आप अच्छा महसूस करते हो, आप अच्छे काम करते हो या फिर अच्छे तरीके से काम करते हो, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। ये भी याद रखना, जिस घर में या फिर जिस वर्क प्लेस में, जिस ऑफिस में बहुत हम कहें कि गंदगी है, तो वहां पर हेल्थ भी उसी रेशो से डिटोरिएट होती है, इफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी भी उसी रेशो से लॉस होती है। आप समझ रहे हो? इसलिए हमें गुड हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए। अब इसमें कलर का किस तरीके से फायदा होगा, एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ। हम जब वेस्ट या स्क्रैप सिग्रीगेट करते हैं, जैसे कि हजार्डस वेस्ट, नॉन हजार्डस वेस्ट, तो हम ग्रीन, ब्लू और कलर के बिन्स का हम इस्तेमाल करते हैं। ये कॉमन एग्जांपल हो गया कि गुड हाउसकीपिंग के लिए। अब कभी कभी घर में हम गीला कचरा, सूखा कचरा अलग करने के लिए रेड, ग्रीन और ब्लू का बिन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरीके से, या फिर हजार्डस वेस्ट है या फिर बायोलॉजिकल वेस्ट है तो उसके लिए हम रेड बिन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से ये सारा चीज कलर का हो गया। ठीक है। तो और भी एरियाज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि साइनेजेस के लिए आप कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छे साइनेजेस लगाना, अच्छे साइज के लगाना, कलर के लगाना और अप्रोप्रिएट लोकेशंस पर लगाना, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ अ गुड हाउस कीपिंग। बेनिफिट तो आपको सभी को पता है कि क्या है क्या नहीं। अब जब हम हाउस कीपिंग की बात करते हैं, गुड हाउस कीपिंग की बात करते हैं, तो 5S उसमें आता है।
5S आप सभी को पता है कि एक जापानीज मेथोडोलॉजी है, बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव। तो उसका अगर आप इस्तेमाल करोगे, उसको अडॉप्ट करोगे और उसको सस्टेन करोगे, उसको रेगुलरली फॉलो करोगे, तो उसके बेनिफिट बहुत ज्यादा होंगे आपको। क्या होता है कि हम त्योहार पर तो घर बहुत साफ सुथरा करते हैं, गंदगी निकालते हैं, स्क्रैप वगैरह बाहर फैल, लेकिन 2-3 हफ्ते में अगेन घर पहले जैसा ही क्लटर हो जाता है। वाई? क्योंकि हम एक स्टेप मिस कर देते हैं, सस्टेन जिसे कहा जाता है। क्योंकि जब तक आप उस प्रैक्टिस को सस्टेन नहीं करते, तब तक वो पूरी तरीके से उसका बेनिफिट नहीं होगा। देन इंस्पेक्शन चेकलिस्ट आ गया। अब चेकलिस्ट क्या है? एक ऐसा टूल है, चेकलिस्ट इज आल्सो टूल, जिसके हेल्प से हम जो भी प्रोसेस, जो भी काम करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप, और कोई भी स्टेप, कोई भी पॉइंट मिसिंग ना हो, इसके लिए हम चेकलिस्ट अडॉप्ट करते हैं। तो इंस्पेक्शन हो गया, हाउसकीपिंग के लिए हो गया, बेसिक चेकलिस्ट होता है। कुछ लोग इसे 5S चेकलिस्ट भी कहते हैं। अलग अलग एरिया का, अलग अलग जगह का अलग अलग चेकलिस्ट रहता है, उस एरिया के हिसाब से, उस प्रोसेस, उस इक्विपमेंट, मशीनरी के हिसाब से। तो वो होना चाहिए, और चेकलिस्ट रेगुलरली हम फॉलो करके 5S या फिर गुड हाउसकीपिंग कर सकते हैं। सेफ्टी चेकलिस्ट फॉर बाइंग न्यू मशीनरी फॉर द प्लांट, रोल ऑफ अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इन सेफ्टी है ये 2। अब सबसे पहले कोई भी नई मशीनरी प्लांट के लिए खरीदनी है, तो सेफ्टी चेकलिस्ट किस तरीके से होंगे? अब ये हो गया डिस्कशन का पॉइंट। अभी आप ही मुझे बताइए कि मान लो कि आपको आपके प्लांट में नया मशीनरी खरीदना है, और आप EHS मैनेजर हो, और प्रोक्योरमेंट के टीम में बहुत सारे लोग हैं, क्वालिटी वाला है, और प्रोसेस वाला है, ऑपरेशंस वाला है, ठीक है, और आप एज अ EHS मेंबर भी उसमें हो, तो आप कौन सी चीजें वहां पर कंसिडर करोगे? जब नई मशीनरी खरीदते हो, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरीके से क्या क्या चेक करोगे, क्या क्या देखोगे, बताइए। और उस CF टीम में, मतलब क्रॉस फंक्शनल टीम में, परचेस वाला भी रहेगा, ठीक है। आपको परचेस का नहीं देखना है, फाइनेंस का नहीं देखना है, आपको सेफ्टी का देखना है या फिर हेल्थ का देखना है, तो आप क्या करोगे, क्या क्या चीजें कंसिडर करोगे? रोटेटिंग पार्ट्स को गार्ड होने चाहिए सर। करेक्ट, ओके, गुड। और सत्यम जी? इंटरलॉकिंग सिस्टम होना चाहिए सर। और कोई? जिसमें नॉइज और वाइब्रेशन कम हो, हाँ, गैस के बराबर, सिग्नल देख के। करेक्ट, वेरी गुड। और अब ये बेसिक लेवल पर हो गया, एडवांस लेवल पर नॉइज आंसर दीजिए। हाँ, नॉइज, ओके, गुड। नॉइज आप लेवल चेक। करेक्ट, ये सारे जो हेल्थ पर इम्पैक्ट करने वाले पैरामीटर है, ये आप देख रहे हो, जैसे कि गार्डिंग हो गया, वाइब्रेशन हो गया, नॉइज हो गया, गुड। और एडवांस लेवल पर जाइए, अभी आप खत्म होते आए आपके ADS। क्या करोगे, किस तरीके से प्रोसेस जो रहेगा आपका, क्या क्या चेक करोगे? बोलिए। नीतीश जी? सर एक PSSR भी चेक करना होता है ना, PSSR। PSSR तो बाद में आएगा। चलो, PSSR में क्या करोगे आप? छोड़ो, चलो, मशीन ला दिया आपने, PSSR आप कर रहे हो, क्या क्या चेक करोगे? PSSR किस लिए? हाँ हाँ, ठीक है, बराबर है। अभी प्री स्टार्टअप में क्या क्या करते हो, किसने किया है PSSR? मैं तो किया है सर। प्लीज बताइए रिजू जी, PSSR में आपने क्या क्या देखा और कौन सी मशीनरी सर थी वो? अभी जो मशीन अपन कमीशनिंग करता है, उसके बाद स्टार्टअप करने से पहले हम लोग करते हैं कि लाइक मैकेनिकल उसका चेक इंस्पेक्शन करता है, और तो उसका करेक्ट। बुलेट पॉइंट क्या क्या है, और इलेक्ट्रिक का भी चेकलिस्ट होता है उसमें, EHS का चेकलिस्ट होता है। तो उसमें हम लोग को जो लाइक सेफ्टी रिक्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू EHS का चेकलिस्ट में जो होना चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई भी बुलेट पॉइंट रहता है, तो उसको हम लोग हाईलाइट करते हैं, इधर एडिशनल सेफ्टी चाहिए हमको। और मैकेनिकल में भी जो जो चाहिए रहता है इन टर्म्स ऑफ लाइक कोई भी सेफ्टी लाइक गार्ड रहता है, या कोई भी इन केस ऑफ लाइक मैकेनिकल कोई भी लाइक एडिशनल ऐड करना रहता है, तो हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रिक का भी सेम प्रोसेस है। और हाँ, तो ये एक टीम रहता है, ऐसा इंडिविजुअल नहीं है, ये 4-5 लाइक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का एक टीम रहता है, और प्रोसेस का एक टीम रहता है।
तो बराबर। दोनों ऑपरेशन का टीम और मैकेनिकल टीम दोनों करके उसको पास किया जाता है, और जो उसका बुलेट पॉइंट है उसको फिर क्लोज किया जाता है according to that। ये है PSSR का जो मैंने किया हुआ है प्लान। हम इस पर भी एक लेक्चर लेंगे, जैसे कि कापा कापा एक टॉपिक है, तो हम PSSR भी उसमें ऐड करेंगे, ठीक है, इन डेप्थ उसकी बात करेंगे। यस, और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? PSSR सर चलो अभी मशीन, हाँ बोलिए रिजू। नहीं, आप अभी हेल्थ का पूछ रहे थे, तो हेल्थ का जो है हाइजीनिक मेनली लाइक अपन फोकस करता है, फूड हाइजीनिक। आप पूछ रहे थे हेल्थ का, ये तो अभी एडिशनल आ गया PSSR, तो एक एडिशनल ऐड करना कर रहा था मैं कि लाइक हाइजीनिक का है, और दूसरा गुड एलिमिनेशन भी होना चाहिए। बराबर ये 2 पॉइंट था। यस यस, थैंक यू रिजू जी। और कोई कहना चाहेगा इसके बारे में? बताइए कि आप मशीन प्रोक्योर करते हो, ठीक है, इंस्टॉलेशन के टाइम या फिर बिफोर कमिश्निंग, ठीक है, टेस्टिंग तक आप क्या क्या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे? बहुत सारे लोगों ने PSSR बोल दिया, टेम्परेचर तो किसी ने बोला नहीं, नॉइज बोल दिया, वाइब्रेशन बोल दिया, और क्या क्या चेक करोगे आप? मशीन लाइटिंग, इल्यूमिनेशन। करेक्ट, हाइजीन वाला पार्ट है वो, हाउसकीपिंग का नहीं है, हाइजीन वाला पार्ट है वो। गुड, इल्यूमिनेशन लेवल से चेक करोगे। मैं मशीन की बात करूँ, मशीन परचेस की बात करो गाइस, सर, जब भी, हाँ बोलिए। जो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं सर हाँ, रिगार्डिंग मशीनरीज, और में भी लैंग्वेज भी इशू होता है, कई बार कंपनी इंपोर्ट करती है मशीनरीज, तो लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है सर। यस, गुड। आपको पता है PSSR होटल का भी किया जाता है, पता है आपको? लाइक स्टार्ड होटल का किया जाता है, क्योंकि उसमें बॉयलर रहता है जनरली, नॉट ओनली द बॉयलर इज कंसर्न, ठीक है, तो उनका भी एक PSSR रहता है। मैंने तो नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे मैं होटल ने सुना है टीम की तरफ से कि PSSR करना पड़ता है उनको। तो PSSR जो डिश ऑथराइज जो ऑडिटर रहते हैं वही उनको PSSR करके देते हैं। देखिए तो बॉयलर एंड चिमनीज वगैरह भी होते हैं। यस यस यस, तो PSSR जब कोई भी नया होटल वहां पर ये होता है, तो स्टार्ट करने से पहले उनको PSSR ही करना पड़ेगा। कोई है क्या होटल में, फैसिलिटी मैनेजमेंट में है क्या आपके में से? उनको पता रहेगा शायद ये सारी चीजें। तो PSSR किया जाता है, कभी कभी एक्सपांशन के बाद भी किया जाता है उनका। खैर, कोई भी मशीन जब परचेज की बात होती है या फिर लाने से पहले, उसका सबसे पहले अगर डेमोन्स्ट्रेशन आपको मिल जाता है, जैसे कि जो भी OEM है उसके जगह पर, तो आपको बहुत सारा आइडिया आ जाता है। तो ट्राई करना कि उनका जो भी OEM बिल्ड कर रहा है, तो वहां जाके डेमो लेने का। बहुत बार पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इंस्टॉलेशन में बहुत सारे पार्ट असेंबल करके अपने ही वर्क प्लेस पर मशीन इंस्टॉल करके कमीशनिंग की जाती है। कमीशनिंग से पहले फिर टेस्टिंग वगैरह होता है उसका। अब तो उस स्टेज में आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। मशीन गार्डिंग तो सबसे पहले, मूवमेंट का पार्ट, कौन सा मटेरियल लग रहा है, ठीक है, कितने स्किल लेवल का यहाँ पर ऑपरेटर चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको देखना है। देन हम आते हैं पैरामीटर पर। पैरामीटर में आप चेक करते हो टेम्परेचर, नॉइज, वाइब्रेशन, आप समझ रहे हो? तो ये सारा पैरामीटर, बेसिक जो पैरामीटर है वो आपको चेक करना पड़ेगा। हाई नॉइज है, तो जनरली अभी जो मशीनरी आ रही है ना नई, तो उनके हाउसिंग ही इतने अच्छे तरीके से हो रहा है कि हजार्ड्स ऑलरेडी एलिमिनेट हो जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर यस यस, जो भी स्टूडेंट है प्लीज आप माइक डिसेबल कीजिए, ठीक है, ताकि हम अच्छे से डिस्कस कर पाए। सारे स्टूडेंट माइक डिसेबल कीजिए। तो ये सारे फैक्टर्स आपको देखना है। देन कमीशनिंग के बाद जब कभी कभी बैचेस में भी प्रोडक्शन होता है टेस्टिंग के वक्त, तो ये आप टेस्ट लेते हो, तब आपको कुछ कंसर्न्स लगे तो फिर वहां पर आपको एडिशनली सेफ्टी देखना पड़ता है, ठीक है। टीम का मीटिंग हो गया, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, मीनवाइल भी आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। कभी कभी वो लोग मशीनरी का 3D वगैरह भी दिखाते हैं आपको, एनिमेटेड रूप में भी, या फिर वीडियोस में भी ऑपरेशन दिखाते हैं, या फिर सिमिलर मशीनरी किसी दूसरे लोकेशंस पर है तो वहां जाके भी आप डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हो। जब आप विजुअली ये सारी चीजें देखते हो ना, बहुत सारा आइडिया आ जाता है। और सेम
फिर आपके प्रैक्टिसेस या फिर सेफ्टी उन्होंने जिस तरीके से ली है, चाहे गार्डिंग हो गया, इंटरलॉक्स हो गया, सेंसर्स हो गया, या फिर फेंसिंग हो गया, ये सारी चीजें आप आपके प्लांट में भी कर सकते हो, बहुत आसानी हो जाती है वहां पर। फिर इल्यूमिनेशन, टेम्परेचर हो गया, या फिर नॉइज हो गया और वाइब्रेशन हो गया, ये 4-5 फैक्टर्स तो आपको वहां पर कवर करना ही है। लेकिन जब आप डेमोन्स्ट्रेशन लेते हो तब बहुत सारी चीजें, पिक्चर वहां पर ही 80-90% क्लियर हो जाता है, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप करते हो, देन PSSR फिल करते हो, देन आप क्या करते हो, उसे अप्रूव करते हो या फिर टेस्टेड ओके करके सिग्नेचर करके हैंड ओवर कर देते हो उसके प्रोडक्शन टीम को। अब आते हैं आगे, सेफ्टी चेक्स हो गया। फिर रोल ऑफ प्रिवेंटिव, पीएम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पीएम जनरली क्या करता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, किसी भी मशीनरी का हो, प्रोसेस का हो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, मैकेनिकल सिस्टम में, न्यूमेटिक सिस्टम में या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम में, आप सारे मशीनरीज इक्विपमेंट का यहाँ पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टाइमली होना ही चाहिए, चाहे कितना ही प्रोडक्शन लोड हो। बहुत बार क्या, ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स में मैंने देखा है, इवन प्रोसेस प्लांट में, रिफाइनरीज में, सब तरफ मैंने देखा है कि पीएम को पोस्टपोन किया जाता है ड्यू टू द प्रोडक्शन प्रेशर। ऐसा एक भी प्लांट मैंने आज तक नहीं देखा है कि यार प्रोडक्शन के वजह से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, एक कहीं ना कहीं एरर रहता ही है, लोग पीएम को पोस्टपोन करते करते। गलती से भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे ब्रेकडाउन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्रेकडाउन की वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पीएम करो, टाइमली करो, उसको पोस्टपोन ना होने दो। देन बॉयलर ऑपरेशंस, बॉयलर आप सभी को पता है कि व्हाट द बॉयलर डज, तो वो स्टीम जनरेट करता है। फिर स्टीम आपके रिएक्टर या फिर अदर प्रोसेस प्लांट्स में आपको जिस भी चीज के लिए चाहिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बॉयलर में हजार्ड्स बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो हाई प्रेशर रहता है बॉयलर के वेसल्स के इनसाइड, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर भी रहता है उसमें। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जैसे कि पाइपिंग हो गया या फिर लीकेज या फिर बर्स्ट होता है, तो वहां पर मेजर एक्सीडेंट हजार्ड्स रहता है अराउंड द बॉयलर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखना है। तो मैं पीएम बोला, तो बॉयलर का जो भी पीएम है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, इंस्पेक्शन है, बॉयलर या उसके रिगार्डिंग जो भी इक्विपमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, उसका रेगुलरली होना चाहिए, कैलिब्रेशन सही से होना चाहिए, और आप कंट्रोल रूम में सारा पैरामीटर्स वहां पर मॉनिटर सही से होना चाहिए। आजकल तो स्काडा वगैरह और बहुत सारे ऑटो इंस्टेक वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, ये आपको सारा चीजें दिखा देते हैं टाइमली, सारे पैरामीटर्स। लेकिन उसके लिए भी आपका सेंसर्स या फिर इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, उसका टाइमली कैलिब्रेशन होना चाहिए, ये सारा सिस्टम है। तो ओईएम जो भी रिकमेंड करेगा उसको स्ट्रिंजेंटली आपको फॉलो करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं होना चाहिए। और ये स्किप ना हो, ये भूल जाए, इसके लिए आपको आपके इसमें सेफ्टी का सिस्टम बिठाना पड़ेगा, या फिर इंस्पेक्शन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का सिस्टम बिठाना पड़ेगा। और हर एक डिपार्टमेंट की, चाहे मेंटेनेंस वाला हो, प्रोडक्शन या फिर ऑपरेशंस वाला हो, सेफ्टी वाला हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। कि ये आपका ऑपरेशन, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जनरली ये रहता है। फिर भी ये क्लियरिटी आनी चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं रहनी चाहिए कि अरे नहीं मुझे लगा कि आपका है, मुझे लगा है आपका है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थर्मिक फ्लूइड हीटर ऑपरेशंस, देखो जहां पर हीट की जरूरत है ओनली, ठीक है। प्रेशर प्लांट में रिएक्टर, वहां पर हीट की जरूरत है लेकिन प्रेशर की जरूरत नहीं है, वहां पर थर्मिक फ्लड हीटर्स काम करते हैं ताकि हीट को पास ऑन करे, हमें प्रेशर की वहां पर जरूरत नहीं है। तो जनरली ऑयल वगैरह रहता है, तो वो कॉइल के थ्रू क्या होता है, हीटर से पास होता है, गर्म होता है, और फिर वो हीट ट्रांसफर करने के लिए काम आता है। जैसे कि रिएक्टर हो गया या फिर अदर इक्विपमेंट मशीनरीज के लिए अगर आपको सिर्फ हीट ही पास करनी है, तो फिर थर्मिक फ्लूइड हीटर वहां पर काम करते हैं, ठीक। हजार्ड इसमें सिंपली यही रहता है कि सही ऑयल क्या होता है, गर्म होने के बाद एक्सपांड होता है, तो कॉइल वगैरह बर्स्ट होने का चांसेस रहता है, रिस्क रहता है, लेकिन उसके लिए एक्सपांशन टैंक भी दिया जाता है वहां पर, ठीक है। तो एक्सपांशन टैंक है तो सही से वो देखना पड़ता है। फिर फायर का हजार्ड्स वगैरह भी रहता है, लीकेज स्पिलेज का भी हजार्ड्स रहता है, ठीक। तो ये आपको देखना है। लेकिन बॉयलर में थोड़ा ज्यादा हजार्ड है, क्योंकि वहां पर प्रेशर भी है, हाई प्रेशर भी है और हाई टेम्परेचर भी है। थर्मिक फ्लूइड हीटर में क्या रहता है कि प्रेशर कम रहता है, सॉरी टेम्परेचर कम रहता है, अराउंड 400-500 रहता है। आजकल शायद बढ़ भी गया होगा, कुछ थर्मिक फ्लूइड हीटर शायद एडवांस है, तो बढ़ भी गया होगा टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, लेकिन प्रेशर जनरली बहुत कम रहता है उसमें।
तो जहां पर सिर्फ हीट ट्रांसफर की जरूरत है वहां पर थर्मिक फ्लूइड हीटर काम आता है। क्या किसी के प्लांट में है क्या अभी, और क्या काम में आता है प्लीज बताओगे जरा। जनरली प्रोसेस इंडस्ट्रीज में रहता है हीट ट्रांसफर के लिए। थर्मिक फ्लूइड हीटर है क्या किसी के इंडस्ट्रीज में, या किसी ने देखा है और उसका इंस्पेक्शन किया है। हमने सर एक अपना कोको कोला का प्लांट में देखा था, जिसमें वो अपना सीरम वगैरह बनता है ना पेप्सी वगैरह से, हाँ उसमें वो एक थर्मेक्स का बॉयलर था, वो अपना पानी को हीट करते हुए और उसके सहायता से जो उसका सीरम था उसको पका के और फिर बोतल में पैक करके उसको वो पेप्सी कोको कोला ये सब बनाते सर, कोल्ड ड्रिंक्स अच्छा वगैरह बनाते थे। ओके, तो रवि जी क्या बस वो बॉयलर सीरम था या फिर ये था ये थर्मिक फ्लूइड बॉयलर ही हीटर था था। सर, वो अपना क्या अच्छा क्या सर, बॉयलर था, ओके ओके बॉयलर ही बॉयलर था। था। तो वहां वो पर पानी स्टीम को के गर्म हेल्प। करके लेके जाता था सीरम का जो टैंक था ना उसके बाजू में, और वो उसके भाप से जो उसमें से ये निकलता था, हीट निकलता था, उससे वो सीरम पकता था और फिर वो अच्छा प्रोसेस में जाके वो बॉटलिंग होने लगता था उसका, जो भी फ्लेवर वगैरह डालना है। करेक्ट करेक्ट, थैंक यू। और कोई, तो बॉयलर का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बॉइलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है या फिर किसी केमिकल लिक्विड की हीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप पावर प्लांट में जाओगे तो उसमें क्या किया जाता है कि थर्मल पावर प्लांट, कोयले को जलाया जाता है। ठीक है, कोयला जलने के बाद क्या करते हैं, पानी को गर्म करता है, तो पानी जैसे ही उबलेगा तो बॉयलर क्या करेगा, स्टीम जनरेट करेगा। तो स्टीम आपके जो टरबाइन है उसको घुमाता है, और वो जितना घूमेगा उतना पावर जनरेट होगा। पावर मतलब इलेक्ट्रिकल पावर। तो इस प्रिंसिपल पर चलता है आपका पावर प्लांट। मतलब बहुत बल्कि रहता है, बहुत ज्यादा रिएक्टर वहां पर रहता है, तो इस तरीके से पावर जनरेट की जाती है। तो अलग अलग बॉयलर जनरली क्या करता है, स्टीम जनरेट करता है। तो स्टीम का इस्तेमाल आप टरबाइन घुमाने के लिए करो, या फिर किसी को हीट देने के लिए करो, या कुछ भी ऑपरेट करने के लिए करो, या रिएक्शन में करो, तो वो आपका कंसर्न है। ठीक है, और कोई थर्मिक फ्लूइड हीटर भाई कोई बताएगा। सर आपने जैसा बोला ना वो, तो ये टरबाइन से होते हुए अपने को बिजली उत्पादन के लिए, जैसे हमने एक हाँ प्रोजेक्ट किया था, हमने खुद थर्मेक्स का बॉयलर बना रहा था, ओके अपना WHR भी था, जो किलन वगैरह से जो सीमेंट प्लांट वगैरह में, अच्छा या आयरन प्लांट में नहीं होते हैं जो स्पॉन्ज आयरन को हीट करके वो छोटे छोटे टुकड़े में पैलेट बना के फिर उसको मेल्टिंग करके फिर बड़ा वाला आयरन निकालते हैं सब, तो वैसे ही था वहाँ पे ओके एक किलन था। वो किलन हाँ था, उसमें से जो भी वेस्ट निकलते थे ना, जैसे अपना फ्लाई एश वगैरह हो गए, तो उसका जो हीट हाँ वेस्ट होता था उसके जगह पे हम लोग एक अपना WHR भी डाला था, वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर ऐसे कुछ करके फुल फॉर्म था उसका। बराबर। तो थर्मेस का हाँ था 63 TPH का था। उसमें हाँ क्या था, जब किलर का जो जो रॉ मटेरियल था अपना स्पॉन्ज आयरन का, वो मेल्ट हम्म, होने के बाद जो उसका हीट एक्सेस हीट होता था, वो हम लोग एक हाँ डक्ट के माध्यम से उसको खींच के अपना जो बॉयलर का पैनल था ना, अपना सुपर हीटर हाँ इकोनोमाइजर, ये जो कोयले आती हैं सब, उसको गर्म करेक्ट करके और उसमें के पानी का फ्लो करते हुए उसको एक अपना बॉयलर टैंकर, ये क्या बोलते हैं उसको, जो लास्ट वाला ऊपर रहता है, सॉरी मैं थोड़ा वो भूल रहा हूँ क्योंकि 4-5 साल हो गए मुझको काम किए हुए। तो उसमें वो हम्म। कलेक्ट करके उससे सेचुरेटेड जो स्टीम निकलता था उसको एक पतली पाइपलाइन से द्वारा लेके जाके उसको टरबाइन पे फोर्सली डाला जाता था, और उससे जाके वो ओके टरबाइन जितना तेज घूमता था वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। करेक्ट, ऐसे हमने एक प्रोजेक्ट किया था सर। वेरी गुड। तो ये WHR भी मैंने मेरा इंजीनियरिंग के वक्त पढ़ा था मैकेनिकल में। तो वहाँ पर क्या होता था कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वही स्टीम का रीयूज किया जाता था। ये वेस्ट हीट जो है तो उसको रिकवर करके अगेन उससे स्टीम जनरेट करके रीयूज किया जाता था, तो उससे एफिशिएंसी भी बढ़ता था। यस गुड रवि जी, और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा उनका प्रोसेस प्लांट का एक्सपीरियंस। गाइज मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूंगा, लाइफ में एक बार आप प्रोसेस प्लांट में काम कीजिए, भले 1 साल के लिए कीजिए लेकिन कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो तो आप पावर प्लांट में काम कीजिए, जितना बड़ा पावर प्लांट होगा उतना आपको फायदा होगा। पोजीशन डजंट मैटर, जितने बड़े पोजीशन पर होगे उतना तो बेनिफिट होगा ही, लेकिन आप अगर एक बार प्रोसेस प्लांट में काम करते हो या फिर जितने ज्यादा हजार्डस इंडस्ट्री में काम करते हो उतना आपको सीखने को मिलता है। तो ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि लाइफ में एक बार आप प्रोसेस प्लांट में जरूर काम कीजिए। और पावर प्लांट में जो जिन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाना है वो पावर प्लांट में काम कीजिए। यस, और कुछ किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ नई चीजें या कुछ क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हो मुझे।
ये यस पप्पू जी, आपने रेज हैंड किया है। उसके बाद मुक्तानंद सिंह, आपने रेज हैंड किया है। सर वो बहुत पहले किया था सर। ठीक है, आप लो कर लीजिए। सर ओके, आई एंड बॉडी वॉश का इसमें आवश्यकता कहाँ पे पड़ता है सर? बॉडी मास। आई एंड बॉडी वॉश, इसका रिक्वायरमेंट कहाँ पे पड़ता है, मतलब किस टाइप का इंडस्ट्री में? एक सेकंड, हाई एंड बॉडी वास या फिर बॉडी मास? बॉडी वॉश सर। वाश की बात कर रहे हैं, बॉडी वॉश एंड आई वॉश। ठीक है, मुझे अभी तो नहीं पता, मैं थोड़ा रिसर्च करके आपको आंसर दूंगा। अगर किसी को पता है प्लीज शेयर। सेफ्टी शावर्स वगैरह केमिकल बोलते हैं। सेफ्टी शावर की बात कर रहा है। सेफ्टी शावर के साथ हाई एंड बॉडी वाश। ओके, प्लीज आप बताइए उसके बारे में क्या डिटेल्स हैं। चलो मैं भी थोड़ा सीख लो आपसे। जिसको पता है सर हाई एंड बॉडी वाश। हाँ सर, मैं आई एंड बॉडी वॉश के लिए जो बोल रहे हैं ना, केमिकल प्लांट में कहीं पर के भी काम कर रहे हैं, अगर कुछ हाँ केमिकल अपने के ऊपर गिरा है तो उसको घिस के नहीं धोएंगे, तो क्या है उसको तुरंत ही पानी से वॉश करने के लिए नियर बाई में जो अपना सेफ्टी शावर रखते हैं, ताकि ऊपर से पानी कंटिन्यू फ्लो होगा तो ऑटोमेटिक मतलब वहां से डिकंटामिनेट हो जाए केमिकल, और घिसेंगे तो अपने बॉडी में इंजेक्ट हो सकता है केमिकल, इसके करेक्ट। लिए। और तो आंख में बॉडी कुछ वॉश गिरा है। शावर, हाँ हाँ हाँ, बॉडी वॉश शावर की बात कर रहे हो। अच्छा, तो उसकी टर्म ऐसा है कि हाई एंड बॉडी वॉश शावर, बॉडी वॉश ऐसा है क्या उसका टर्म? क्योंकि जनरली हम बॉडी वॉश शावर ही नहीं, हम कहता हूँ मैं। सेफ्टी शावर बोलते हाँ, हैं सर उसको, सेफ्टी शावर सेफ्टी। बोलते हैं जिसमें सेफ्टी शावर, अच्छा, यस। हाँ हाँ, और बेसिकली सर कहीं भी हजार्डस सब्सटेंस रहेगा ना, वहाँ पे सेफ्टी केमिकल शावर्स जनरली, और हाँ यस यस, और अपना आई वॉश होना ही चाहिए सर, क्योंकि आई में करेक्ट, अगर आई थोड़ा सा भी वॉश रहता है, hazardous- यस। यस यस, हम्म। ओके, तो वही है। उसका रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पर रहता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। जहां पर भी आपके बॉडी पर केमिकल या किसी टाइप का भी, चाहे डस्ट हो गया वगैरह, जनरली केमिकल सॉल्वेंट्स लिक्विड्स, ये स्किन के कांटेक्ट में आने की या फिर एक्सीडेंटली आपके इस पर स्प्लैश होने के चांसेस जहां जहां पर है, वहां पर आपको आई वॉश या फिर बॉडी वॉश शावर देना ही पड़ेगा। अभी क्लियर है? यस सर। जहां जहां थैंक पर यू सर। ये देना जरूरत है, तो वहां पर देना ही पड़ेगा। अब उसका एक स्टैंडर्ड भी है, कुछ डिस्टेंस पर 30 मीटर का कुछ डिस्टेंस है, वहां पर आपको एक एक देना पड़ेगा। लेकिन जहां पर कंसर्न है, वहां पर जनरली जहां पर मैनुअली हैंडलिंग हो रही है या फिर पर्सन डायरेक्टली केमिकल के कांटेक्ट में आ रहा है, तो इन्हें प्रोसेस वगैरह तो वहां पर देना जरूरी है। जैसे कि लैब सर हो गया तो। यस बोलिए। सर इसमें बेसिकली क्या होता है, कई सारे केमिकल्स ऐसे भी होते हैं कि जो वाटर के कांटेक्ट में आने से रिएक्शन कर जाते हैं, तो उस केस में करेक्ट क्या करेक्ट। होता है कि लीक वाटर हाँ, यूज किया जाता है, कि ताकि कौन रिएक्शन सा ना वाटर? हो। लीक वाटर सर, थोड़ा सा गर्म करके सर, ओके ओके। लीप लीप, यस। अच्छा। तो अगर ल्यूक वार्म वाटर या फिर लीप आप जैसे कह रहे हो गर्म करके, अगर मैं वाटर रिएक्टिव केमिकल्स के साथ कांटेक्ट में आ रहा, तो यस, वहां पर रिएक्शन नहीं होता है? नहीं होता सर। ओके ओके, थैंक यू। ये अच्छा, और कोई इनपुट्स गाइस आपकी तरफ से रिगार्डिंग दिस? तो ल्यूक वार्म वाटर वहां पर इस्तेमाल करना चाहिए। ओके। लूप फॉर वाटर मैं कभी नहीं सुना था, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा सुन रहा हूँ सर। मेरे प्लांट में सर हाँ इमरजेंसी आई वाश स्टेशन है, जो कि सर डायरेक्ट हाँ। प्लांट के यूटिलिटी से कनेक्टेड है। कुछ आई वाश ओके। स्टेशन है सर, जो कि जिसमें कि से मैनुअली वाटर उसमें फिल करना पड़ता है। और सर जो हाँ प्लांट में जो प्रोसेस एरिया में वो हाँ। डायरेक्ट यूटिलिटी से कनेक्टेड रहता है, और उसका एक टीम है सर, वो एवरी मंथ वो चेक करते रहते हैं। और उसमें अच्छा। दो सिस्टम है, एक आई वाश का, एक आई शावर का। तो जो भी हाँ बंदे केमिकल प्लांट में काम कर रहा है, मैं भी सर केमिकल प्लांट में हूँ, और बंदे हाँ लोग सर पीवीसी सूट पहन के काम करते हैं, लेकिन फिर हाँ भी काम खत्म होने के बाद वो थोड़ा स्पिलेज हो जाता है उनके बॉडी पर, चाहे ब्लाइंडिंग करने के बाद या डी ब्लाइंडिंग या बराबर। फिर और हाँ कुछ भी मैकेनिकल एक्टिविटी के लिए। फिर भी हाँ। वो एटलीस्ट वो 30 मिनट्स या 15 मिनट्स वो शावर लेते हैं सर। जो एसिड है सर, वो सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड ज्यादा ही डेंजर है सर मेरे प्लांट। वो ओके। एटलीस्ट वो 10 to 15 मिनट्स वो शावर लेते हैं सर। जब वो पूरे पहले, सबसे पहले सर जब पीवी सूट पहने हुए रहते हैं तब लेते हैं, जब फिर पीवी सूट रिमूव कर देते हैं उसके बाद फिर ऑयल कपड़ा रिमूव करते हैं सर, उसके बाद फिर से शावर लेते हैं। अच्छा,
गुड, क्योंकि जब आप विदाउट शावर जब आप आपका केमिकल सूट निकालने की कोशिश करोगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके स्किन के कांटेक्ट में वो आता है। तो प्रैक्टिस जनरल यही, आप फर्टिलाइजर प्लांट ले लो या फिर केमिकल प्लांट ले लो। गुड, थैंक यू मनोज जी। अच्छा, वाटर रिएक्टिव केमिकल्स के साथ आपको फिर किस तरीके से आप सेफ्टी लेते हो? तो जैसे बताया कि ल्यूक वार्म वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन स्टिल आई विल लुक इनटू दैट एंड हम आगे और डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको इसमें कुछ और आप ऐड करना चाहोगे तो यू कैन शेयर, आपका क्या ये रहेगा? अच्छा, किसी के प्लांट में क्या पायरोफोरिक मटेरियल है क्या, जैसे कि वाटर रिएक्टिव जो भी सॉ रहता है, किसी के प्लांट में है क्या? तो फिर वहां पर आप फायर सेफ्टी हाँ किस सर, तरीके लास्ट से लेते कंपनी हैं? में हाँ हाँ सर, मनोज लास्ट जी। कंपनी जब मैं ओमान में था तो पाराफोरिक हाँ मटेरियल से वो रिफाइनरी में होता है सर, रिएक्टर में हाँ होता है सर खास करके। अब वो हाँ ऐसा सर वेस्ट मटेरियल है जो कि डायरेक्ट अगर हम ओपन एरिया में रखेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक फायर हो जाती है सर। हाँ। अच्छा, उसको ओपन यस एरिया उसको में। सलग भी बोला जाता है, यस सर। ओके, तो वहां पर फिर फायर सेफ्टी किस तरीके से लिया जाता है मनोहर जी? तो तो उस क्या प्रैक्टिस था? मनोहर जी, क्या आप आंसर दोगे? हाँ सर, मैं दे रहा था, सॉरी सर, म्यूट अनम्यूट कर दिया था। नहीं नहीं, तो ठीक जो है। जो टीम है सर, जैसे रिएक्टर में सर पाराफोरिक मटेरियल है, जब मेंटेनेंस जब शट डाउन होता है ना सर प्लांट का, हाँ तो वो क्या हाँ। करते हैं कि वो एक टीम है वो अंदर जाता है, उसके बाद फिर वो बाय होस जो है वो कनेक्ट करने के बाद फिर बाहर में जो ड्रम है, पहले ड्रम में क्या करते हैं सर, ड्रम को उसके बाद फिर प्लास्टिक रखते हैं सर, प्लास्टिक रखने के बाद फिर वाटर रखते हैं, उसके बाद फिर उसको सलज को रखा जाता है ताकि वो डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में भी आने के बाद भी कांटेक्ट में फायर ना ना आए। हो सर। हाँ यस सर। हाँ। एक्चुअली मेरा एक कजिन है, आई थिंक झागड़े इंडस्ट्रीज में, तो वहां पर उनका ये प्लांट है, क्या बोलते हैं उसको, कैटलिस्ट बनाते हैं वो। अगेन वो यस सर, रिफाइनरी कैटलिस्ट। को ही, तो कैटलिस्ट बनाने के लिए उनका आरएम जो रॉ मटेरियल है वहां पर वो पायरोफोरिक है। तो ही आस्क मी कि बॉस आप क्या करोगे, क्योंकि वहां पर फायर लगा था और उन्होंने पानी से ही बुझाया था, पाउडर से ही बुझाया था, जनरली एबीसी पाउडर से। तो उसी रिगार्डिंग मैं उसी प्रोजेक्ट पर लगा हुआ हूँ। अभी तो टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं नेक्स्ट मंथ करूंगा कि किस, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप किस तरीके से वहां पर फायर सेफ्टी। और कुछ एरियाज में नाइट्रोजन पर्जिंग करके वहां पर एयर का कांटेक्ट भी किया जाता है, ऐसा भी सुना है मैंने, बट आई एम नॉट श्योर। और आपने जैसे कहा यस कि यस करते हैं सर, नाइट्रोजन पर्दिंग भी करते हैं सर, लास्ट में जब पूरा जब कैटलिस्ट, उसको कैटलिस्ट बोलते हैं, जब कैटलिस्ट पूरा रिमूव कर दिया जाता है तो उसके हाँ। बाद नाइट्रोजन करते हैं, उसके बाद फिर स्टीम से भी सर करते हैं, स्टीम वाटर से भी क्लीनिंग करते ओके। हैं सर लास्ट में। अच्छा। ओके ओके। यस, थैंक यू मनोहर जी। और कोई कुछ कहना चाहेगा पायरोफोरिक? तो गाइस, द ब्यूटी इज, देखिए कि आपको सिलेबस में जो भी चीजें सिखाई जाती है वो तो सीख ही रहे हो, उसके साथ साथ आप जो भी इंडस्ट्री में चल रहा है, गुड प्रैक्टिसेस, अलग अलग टॉपिक निकल के आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है अच्छे तरीके से। तो यही एडीएस करने का या फिर एमएसबीटी के जब आप कोई भी कोर्सेज करते हो, जब ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म मिलता है, तो उसका ये बेनिफिट होता है। ओके, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर इनपुट्स, एंड हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। आपको जो भी कंसर्न रहेगा रिगार्डिंग यूनिट टेस्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, प्लीज लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप। अगर कुछ इमरजेंसी यू कैन कॉल मी। दूसरा, मैं अगेन इंस्ट्रक्ट कहूंगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट यूनिट टेस्ट के बिना आपको हॉल टिकट नहीं मिलेगा। जो लोग दुबई वगैरह है, अब्रॉड है, यू हैव टू गिव अस प्रूफ कि ये हमारा एयर टिकट वगैरह है, हम आउटसाइड थे, एंड देन वी विल अलाउ सम एक्सटेंशन ड्यूरिंग द एग्जाम पीरियड, ठीक है? याद रखना। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, हैव गुड इवनिंग।